सत्ता में सबसे पहली खबर का जो हमारी असर हुआ, हमारा मकसद और कोशिश हमेशा यही रहती है कि सत्ता राजनीति की हो, रसूखदारों की हो या कट्टरपंथ की हो, हम उसे दुरुस्त करते रहते हैं। हमारी ऐसी ही एक खबर का गोली की रफ्तार से जैसे असर हुआ और ये खबर है बाबा बागेश्वर के भाई की गुंडई की। वो बागेश्वर सरकार जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्ची निकालकर किसी शख्स की पूरी कुंडली बताने के दावे करते हैं, लेकिन उनके खुद के भाई ने मुंह में सिगरेट दबाकर और पिस्टल लहराकर एक शादी में बवाल कर दिया। लेकिन बाबा बागेश्वर के भाई शालिग्राम को यह कारनामा भारी पड़ गया है। उसे लगा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम, रसूख और रुतबा इतना ज्यादा है कि वो एक शादी में घुसकर कट्टा लहराएगा, लोगों से मारपीट करेगा, धमकाएगा और बच जाएगा। लेकिन कानून के तराजू में एक परिवार के आंसू, दर्द और दहशत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी पर भारी पड़ गई। बाबा बागेश्वर के भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग पर SC/ST समेत कई गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। TV9 भारतवर्ष उस परिवार तक भी पहुंच गया जिसकी शादी में बाबा बागेश्वर के भाई ने बवाल किया था। पुलिस के एक्शन के बाद भी पीड़ित परिवार दहशत में है और शालिग्राम गर्ग पर खुलकर बोलने से बच रहा है। डीजे पे गाना बजाए थे, उनने मना करी कि ऐसा नहीं, मतलब जो है बजा धाम के वजह से। कोई बता रहा है कि सारे लोग के मंडा को खा रहे थे, कोई कह रहा था कि हमको मार रहे थे, तो रफा दफा कराई है। अच्छा। और फिर उनके साथ वाले आए तो पकड़ के ले गए उनको, कह रहे थे कि महाराज जी का भाई है। जो फरियादी थे उनके विस्तृत कथन लिए गए। कथन के आधार पर मारपीट व विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उन्हीं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं बोलूँगा तो कल सुबह 10 लड़के लेके आएंगे, तमंचा लेके तुम मेरे को मार जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? इनके पास सब मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो हर आदमी इस चीज़ को हार जाता है, इसलिए लोग यहाँ के डरे हुए हैं और अपनी बात, दिल की बात लोगों को नहीं कह सकते, क्यों कोई मदद करने वाला मौके पर नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में मामला आ गया, कानून काम करेगा। जिस तरह का घटना हुई है उसमें जो भी एक्शन होगा, मुझे उम्मीद है कि पुलिस वो काम करेगी। और अब आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के भाई के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई उसमें शालिग्राम गर्ग पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। IPC की धारा 294 जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें और बातें करना अपराध है। दलित परिवार के भाई की शादी में शालिग्राम ने गाली गलौज भी की थी। IPC की धारा 323 जिसके तहत जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बाबा बागेश्वर के भाई ने शादी में पहुंचकर लोगों से मारपीट की थी। IPC की धारा 506 जो किसी को आपराधिक धमकी देने पर लगाई जाती है। सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग ने शादी में पिस्टल दिखाकर लोगों को धमकाया था। IPC की धारा 427 जिसमें किसी के साथ गलत नियत से व्यवहार करना अपराध होता है। इसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है क्योंकि मामला दलित परिवार को धमकाने और मारपीट से जुड़ा हुआ है। तो पीड़ित परिवार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर बोलने से बच रहा है। उन्हें अपनी जान का डर सता रहा हो। इसी तरीके की घटना के चश्मदीद भी इस तरीके से दहशत में। उन्होंने बागेश्वर वाले बाबा के भाई पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हेमराज अहिरवार नाम के चश्मदीद ने दावा किया कि अगर वो इस घटना को लेकर कुछ बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा। चश्मदीद ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि दबाव में पीड़ित परिवार बार बार अपने बयान बदल रहा है और हर किसी को सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग की धमकी के कारण अपनी जान का डर है। मैं बोलता हूं क्योंकि देखो, अगर जो समाज में जो दुर्घटना हुई है ऐसा ना करना चाहिए और ना करना चाहिए, क्योंकि गांव के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं।
मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरे को मारेंगे तो समझो अभी से कभी तक मैं मारा जाऊंगा तो उन्हीं का नाम होगा। सीधी सी बात है। और ये सरपंच साहब के बड़े भाई हैं, इधर दिखाइए कैमरा, ये उनके बड़े भाई है। कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है। नहीं तो उनको समझाना चाहिए कि ऐसे गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अगर गलत काम किया होता एक बार समझाना चाहिए, भाई ये गाना नहीं चलेगा तो नहीं ये बजाना चाहिए। और लड़की वाले भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है। उनको पता नहीं, शायद पैसा मिल गया होगा। कुछ नहीं, मेरी बीवी खत्म हुई है, मैं बच्चे पालता हूँ, 2 मजदूरी खाता हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। अगर मेरे को गोली मार देंगे तब भी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मैं बोलूँगा तो कल सुबह 10 लड़के लेके आएंगे, तमंचा लेके, तुम मेरे को मार जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? सीधी सी बात है। इसलिए मैं कुछ बयान नहीं दे सकता हूँ। अपने भाई शालिग्राम गर्ग पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक फिलहाल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अब इस खबर पर नजरिया 9। ये वो भारत है जहां चमत्कार को भी नमस्कार किया जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर का भाई ये बात भूल गया कि आज भी भारतीय समाज गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में नमस्कार नहीं करता। इस खबर से आज एक और बात साबित हो जाती है कि चमत्कार से संस्कार नहीं आते। बाबा बागेश्वर का भाई इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ दिन पहले हमने आपको भारतीय रुपए की बढ़ती सत्ता दिखाई थी। आज हम आपको यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ग्लोबल सत्ता के बारे में बताएंगे, जो अब भारत और दक्षिण एशिया के कुछ छोटे देशों से होते हुए सिंगापुर जैसे मजबूत इकोनॉमी वाले देश में एंट्री कर चुकी है। वो यूपीआई जिससे अब तक आप देश के अंदर के कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, अब उसी यूपीआई से मात्र कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर करके आप सिंगापुर से व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर की सुविधा शुरू हुई है। इस समझौते से आप यहां से यूपीआई करेंगे तो वहां के लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और यहां से अगर वहां से कोई पे नाउ करेगा तो भारत में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस समझौते को लेकर एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिन लूंग, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अब इस एक समझौते से यूपीआई कैसे ग्लोबल होगा और भारतीयों को इससे कैसे फायदा होगा, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इसके तहत एक एक डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई की बढ़ती सत्ता पर आज क्या कहा। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। तो यूपीआई और पे नाउ के बीच समझौते से भारत और सिंगापुर के लोगों को कैसे फायदा होगा, अब ये समझिए। ये 2 तरीके से फायदा होगा इसमें। पहला फायदा, पैसा तुरंत ट्रांसफर होगा, यानी ऐसा नहीं कि सिंगापुर से किसी ने पैसे भेजे तो उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे का इंतजार करना होगा। इंतजार का चक्कर ही अब खत्म हो गया है। दूसरा फायदा, पैसे ट्रांसफर करने में कम चार्ज देना पड़ेगा, यानी करेंसी एक्सचेंज के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। भारत और सिंगापुर के बीच बड़े कारोबारी रिश्ते के साथ साथ यहां से बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। इन्हीं दोनों को इसका सबसे ज्यादा फायदा भी होगा। अभी सिंगापुर में भारतीय मूल के करीब 3,45,000 से ज्यादा लोग हैं। दुनिया भर से जितना पैसा भारत आता है उसमें 5.7% अकेले सिंगापुर से आता है।
ये लोग सिंगापुर से भारत में पैसे भेजते हैं तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। सिंगापुर में यूपीआई की एंट्री से चार्ज कम होगा और साथ ही साथ पैसों का ट्रांसफर बहुत जल्दी और आसानी से होगा। सिंगापुर में पढ़ने वाले छात्रों को उनके भारतीय माता पिता तुरंत पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंगापुर की कंपनियों से कारोबार करने वालों को भी लेन देन में आसानी होगी। तो सिंगापुर में यूपीआई की एंट्री भले ही अभी हुई हो, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रुपए के जरिए। भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों और इनमें भी फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नेपाल तो यूपीआई लागू करने वाला भारत के बाहर का पहला देश है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो अगले चरण में इससे जुड़ सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे दुनिया के करीब 30 देशों में यूपीआई की एंट्री की कोशिशें हो रही हैं। यानी यूपीआई ग्लोबल होने वाला है। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे आप भारत की मनी पावर भी कह सकते हैं। अब जब यूपीआई इतने देशों में पहुंच रहा है तो जल्दी इसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि यूपीआई है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम है। इसमें एक वर्चुअल आईडी बनती है। इसी वर्चुअल आईडी की मदद से तुरंत पैसे ट्रांसफर होते हैं। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। फिलहाल दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में यूपीआई एक तरह से डिजिटल पेमेंट क्रांति की तरह है, जिसके कारण आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में पहले नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसके लिए भारत की तारीफ भी कर चुके हैं। दुनिया में डिजिटल पेमेंट में 40% हिस्सा भारत का है, 40%। अभी भारत में 35 करोड़ डिजिटल पेमेंट यूजर्स हैं, जो 2030 तक 70 करोड़ हो जाएंगे। 35 करोड़ लोगों में से करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने खर्च का 50% से ज्यादा खर्च ऑनलाइन ही करते हैं। तो यूपीआई सिस्टम की ये नई ऊंचाई भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। ये संकेत है कि किस तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डिजिटल दम और तेजी से बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर 2022 के अक्टूबर महीने की बात करें तो यूपीआई से लेन देन में 7.7% का इजाफा हुआ। सितंबर 2022 में लेन देन 11.16 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि इस एक महीने में 678 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं अक्टूबर 2022 में लेन देन 12.11 लाख करोड़ का था, जबकि एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन थे। भारत में यूपीआई से रोज औसतन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। और अब इस पर नजरिया 9। इस वक्त यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह है जो देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में काम आ सकता है और दुनिया में भारत की डिजिटल पेमेंट की सत्ता स्थापित करने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है कि यूपीआई के दमदार प्रमोशन की। यूपीआई और रुपए को मास्टर कार्ड और वीजा की तरह ग्लोबल ब्रांड बनाने की। इसकी मौजूदगी और देशों में बढ़ानी होगी, जिसकी कोशिश लगातार चल भी रही है। इसके अलावा यूपीआई के भी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए, जो भारत के इस फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ब्रांड को आगे बढ़ाएं। आप ये भी नोट कीजिए कि भारत ने सस्ती स्पेस टेक्नोलॉजी को अपनी खूबी बनाया और इस तरह इसरो की ग्लोबल ब्रांडिंग हुई। लेकिन यूपीआई इससे भी बड़ा ब्रांड बन सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की दुनिया में तहलका मचा सकता है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। और अब उस सख्त नियम की सत्ता जिसे तोड़ना इस्लामिक शिक्षा हासिल करने की कोशिश में जुटे कुछ छात्रों को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया में मशहूर दारुल उलूम देवबंद में दाढ़ी कटवाने वाले 4 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, देवबंद ने यह भी कहा कि दाढ़ी कटवाने पर दारुल उलूम में सख्त सजा का प्रावधान है। जो कोई भी दाढ़ी कटवाएगा उस छात्र को मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके लिए नोटिस भी चिपका दिया गया है। निष्कासित किए गए 4 छात्रों ने गलती के लिए अपनी माफी मांग ली, लेकिन देवबंद मैनेजमेंट ने माफी स्वीकार नहीं की। यह पूरी घटना 6 फरवरी की है, जब दौरे हदीस कोर्स के 4 छात्रों ने बिना इजाजत अपनी दाढ़ी कटवा ली। इससे देवबंद मैनेजमेंट नाराज हो गया और छात्रों को तुरंत निष्कासित करते हुए कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद के प्रवेश नियमों के प्रश्न नंबर 19 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुचित मुद्रा और विशेष रूप से दाढ़ी कटवाना कुरान और हदीस पढ़ने वाले छात्रों को शोभा नहीं देता। इसलिए इन 4 छात्रों को दारुल उलूम देवबंद से
निष्कासित किया जाता है। तो दाढ़ी कटवाने और निष्कासन के मुद्दे पर सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम के ज्यादातर जानकार इस फैसले को सही बता रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के लखनऊ प्रवक्ता सूफियाना निजामी ने कहा कि इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी हमारी शरीयत का हिस्सा है, इसलिए दाढ़ी कटवाने पर निष्कासन सही है। जाहिर सी बात है, दाढ़ी हमारी शरीयत का, हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है, हमारे मजहब का एक लाजमी जुज है और हर मुसलमान पर दाढ़ी रखना शरीयत इस्लामी ने ज़रूरी करार दिया है। तो एक इदारा जो इस्लामी तालीमात के आम करने के लिए, इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए बनाया गया हो, अगर वहाँ पर इस्लामी तालीमात नहीं दी जाएगी तो फिर कहाँ दी जाएगी। और अब नजरिया 9। 21वीं सदी में चांद मंगल पर बस्तियों के सपने देखने के दौर में हैं हम। यूपीआई ट्रांजैक्शन की ग्लोबल सत्ता के दौर में हैं हम। क्या किसी छात्र के दाढ़ी कटवाने को उसकी शिक्षा रोकने का आधार बनाना ऐसे दौर में उचित है? क्या शिक्षा का अधिकार सर्वोच्च अधिकार नहीं होना चाहिए? ये सवाल हम तमाम धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों और आप पर भी छोड़ते हैं। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यूपी की योगी सरकार की दूर की नजर थोड़ी कमजोर है। ये खबर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है, जहां के जिला संयुक्त अस्पताल में 16 फरवरी से बिजली नहीं है। अंधेरे में या फिर टॉर्च जलाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में कई ऑपरेशंस को टालना पड़ा है। इमरजेंसी से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लखनऊ से गाजियाबाद की दूरी काफी ज्यादा है। हो सकता है वहां बैठकर यूपी की विकास को रफ्तार देने वालों की दूर की नजर कमजोर हो और गाजियाबाद का यह अस्पताल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो, जहां पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं है। दिन भर मोबाइल फोन पर रील देखने वालों को गाजियाबाद के इस अस्पताल की न्यूज रील भी आज जरूर देखनी चाहिए। ये है ओपीडी आप देखेंगे कितना अंधेरा पड़ा है और मरीजों की भीड़ है। अंधेरे में यहाँ पर काम हो रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो अंधेरे में मरीजों को देख रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर मरीजों की रिपोर्ट जो हैं वो देखी जा रही हैं। एक्सरे के लिए आए थे और प्लास्टर के लिए, पर लाइट खराब होने की वजह से डॉक्टर मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे। डॉक्टर ने लिख के दिया एक्सरे, लेकिन हो नहीं पा रहे लाइट की वजह से। क्या बोला डॉक्टर ने? यहाँ पर लाइट की वजह से नहीं हो पा रहा। अगर लाइट नहीं आ रही, ठीक हो जाएगी तभी हो जाएगा। लिख के दे दिया है, लेकिन लाइट की वजह से दिक्कत हो रही है। अब लाइट जैसे ही ठीक कर रहे हैं लाइट वाले, जैसे लाइट आ जाएगी तो हो जाएगा। यहाँ पे जब आई नहीं रहा, आज आई हूँ मैं कितने दिन में, तो लाइन लग रही है और डॉक्टर है नहीं यहाँ पे। बताओ, हम तो यूँ आए, मैं कि चलो वहाँ दिखा ले। मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कद के खड़े, सुबह के आए उड़ खड़े। अंधेरे में कैसे देख पा रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं मैडम, अब कैसा करना पड़ेगा। जैसा करी पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है, उसी हिसाब से पब्लिक देख रही है, जैसा मर्जी कर रही है अपना काम। कुछ भी नहीं है, ना देख है ना बाल है, कुछ भी नहीं है। बताओ, इतनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। खड़े हैं कई घंटे तक लाइन में। यहाँ पे हम सुबह से आए हैं, हमारा सिर्फ आई का टेस्ट हो पाया है। उसके कैसे आई का टेस्ट कैसे किया? क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। बिजली नहीं आ रही है, उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस विजन, उन्होंने विंडो ओपन करके किया है। हाँ, विंडो खोल लिया, जो रोशनी आ रही है उससे टेस्ट, उससे हो रहा है। टॉर्च जो होती है सेल वाली, उससे आँख को देखा और हम मंगल में बुलाए थे, आज मंगल है, आँख दिखा ली हमने और उन्होंने बोल दिया जो पहले दवाई दे चुके हो वो ही डालनी है। पाँच दिन पहले पैनल जल गया था, काफ़ी जल गया था, तो उससे समस्या आई थी, लेकिन डाइवर्जन हुआ तो बाकी काम सब चलते जा रहे हैं। और हमारी थोड़ी सी ओपीडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ा सा रेडियोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ रही है।
सीएमओ साहब ने थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम गिनाते हुए पूरी प्रॉब्लम बता दी। खैर, इस पर नजरिया ना ये है कि जब हालात में सुधार नहीं होता तो आमतौर पर मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है, लेकिन जब अस्पताल की हालत ही खराब हो तो उसे सरकार और सिस्टम को रेफर करना पड़ता है। और सत्ता में अपने न्यूज़ मित्रों के हितों की रक्षा के लिए हमने ये काम आज किया है। हालांकि अगर सरकार और सिस्टम की दूर की नज़र कमज़ोर हो तो हालात सुधरने में थोड़ा वक्त लगता है। हम इसका इंतज़ार करेंगे। और अब सत्ता का असर, अब बात TV9 भारतवर्ष की खबर की उस असर की जिसे दिखाए जाने के बाद बैक टू बैक एक्शन हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि 2012 में फतेहपुर जिले के 80 में से 72 औद्योगिक प्लॉट राकेश सचान को आवंटित किए गए थे। हमारी खबर के बाद पहले तो राकेश सचान की तरफ से ये सारे प्लॉट वापस लिए जा रहे हैं और अब खबर ये आ रही है कि जिन अधिकारियों ने राकेश सचान को प्लॉट आवंटित किए थे उन पर भी एक्शन होगा। साथ ही साथ राकेश सचान से वापस लिए गए प्लॉट दूसरों को आवंटित किए जाएंगे। और अब देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए सत्ता टॉप 9। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर किए सवाल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चीन का नाम लेने से नहीं डरता। LAC पर सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती पीएम मोदी ने की है, राहुल ने नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने BBC डॉक्यूमेंट्री मुद्दे को लेकर कहा कि इसके जरिए राजनीति हो रही है। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1984 में जो कुछ हुआ उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली। शिवसेना विवाद में पार्टी और सिंबल पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इससे पहले उद्धव गुट को एक और झटका लगा है। संसद में शिवसेना का दफ्तर भी शिंदे गुट को आवंटित कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में चुनावी जनसभा में कहा कि चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद राज्य की सभी समस्याओं का जल्द समाधान करेंगे। आज नागालैंड का एक बड़ा हिस्सा AFSPA से मुक्त हो गया। शाह ने कहा कि भरोसा है कि आने वाले 3-4 सालों में पूरे नागालैंड को AFSPA से मुक्त कर देंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा रही है और योगी सरकार ने अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। उस पे भी अंकुश लगा रही है। भिवानी मामले में आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में आज हरियाणा के मानेसर में महापंचायत की गई, जिसमें कहा गया कि मोनू और उसके साथियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस दौरान रोड पर लगे भीषण सड़क जाम को पुलिस ने खाली करवाया। हरियाणा के न्यू के खेड़ा खलीलपुर गांव में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडे चले और फायरिंग हुई। झगड़े में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल हालात काबू में है और तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।